स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टार्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा, मैलिक एसिड के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे, यानी कि असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह के अतिरिक्त कार्बन कार्बन द्विबंध भी उपस्थित होता है, उन्हें हम अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। यानी कि C डबल बॉन्ड C COOH, और यहाँ हम R ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिल, यानी कि इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होगा। यदि हम इसके केमिकल जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CN। बच्चों, ये टेक्निकल ये गड़बड़ मिसप्रिंट है। CnH2n+1 COOH, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर H है। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है, और हम इसको एल्केनोइक एसिड्स भी कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। क्रोटोनिक अम्ल यानी ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाला पेंट 3 इनोइक एसिड। पेंट 3 क्यों हो गया? 1 2 3 3 4 पर आपका डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड प्रेजेंट है। यदि हम इनका नामकरण की बात करें तो जो फर्स्ट है इसका कॉमन सिस्टम, यानी सामान्य पद्धति में जो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनको जनरल नाम से ही हम पुकारते हैं, जैसे क्रोटोनिक एसिड है, दूसरा है मेथेक्रिलिक अम्ल है। अब जो इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है वो है आपका IUPAC, यानी कि कार्बन परमाणु की उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है, यदि हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो जो पहला है वो ये है कि कार्बन परमाणु की कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बोक्सिल समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करते हैं, तथा संगत एल्कीन के अंग्रेजी नाम का जो अंत का जो शब्द है ई को हटाकर ओइक शब्द को इसमें जोड़ दिया जाता है। और सेकंड है कार्बन कार्बन द्विबंध की स्थिति को उसकी कार्बोक्सिल समूह के सापेक्ष स्थिति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यदि हम इनका नामकरण करें तो एक ही श्रृंखला है, इसमें ब्रांच तो है ही नहीं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? ब्यूट 2 इनोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया पेंट 3 इनोइक एसिड। इसी तरह से बच्चों, यदि हम इनका क्लासिफिकेशन देखें, इनका कि कितनी तरह के जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें अनसेचुरेटेड मिलते हैं, तो फर्स्ट आता है संयुग्मित असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन से एसिड होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा व बीटा कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित होगा। यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो किसके मध्य है? अल्फा और बीटा कार्बन एटम के मध्य है। इसे सामान्यतः हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। और जो कार्बन कार्बन जो द्विबंध होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में रेजोनेंस में रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब सेकंड टाइप के जो मोनोकार्बोक्सिलिक अनसेचुरेटेड एसिड हैं वो कौन से होंगे? वो हैं हमारे असंयुग्मित असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी नॉन कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बोक्सिल समूह है उनके बीच में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी कि बीच में कार्बन श्रृंखला का आइसोलेशन होगा, डबल बॉन्ड अलग होगा, दूसरा COH अलग प्रेजेंट होगा। आप नीचे एग्जाम्पल देखिए, ये COH ग्रुप है। अब यहाँ पे CH2N लगा हुआ, N का नंबर बच्चों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होगा, मगर ये कॉन्जुगेशन में C डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में COH यानी हमारा कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होगा, तो हम उसे बोलेंगे असंयुग्मित असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि उसको हम किस तरह से बना सकते हैं।
तो जो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, विशेषकर जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनका जो मेथड्स हैं वो है, फर्स्ट हमारी है नोवेल्जेल संघनन अभिक्रिया, नोवेल्जेल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बनिक क्षार जैसे कि प्रीडीन है, इसकी उपस्थिति में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, इसका जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है उससे रिएक्शन होगी, और इस एक्टिव मिथाइल ग्रुप के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स लेंगे, एस्टर्स लेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स लेंगे। उनकी रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलते हैं। तो आप यहाँ पर रिएक्शन देखिए, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आप एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखिए कि ये हमें मिलेगा, इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होकर हमें एसिड मिलता है, जिसको कि डीकार्बोक्सिलेशन करने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अनसेचुरेटेड एसिड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अगली रिएक्शन है हमारी, अगली रिएक्शन है फ्रॉम हैलो एसिड्स की, यानी कि यदि हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों को बीटा हैलो अम्लों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी बना सकते हैं। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, दोनों हैलोजेंस निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह अनसेचुरेशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, नीचे रिएक्शन देखिए आप लोग कि यहाँ पर हमने लिया है, ये अल्फा पोजीशन होगी, बीटा क्लोरो बीटा हेलो अपन ने लिया है, तो यहाँ से प्रोटॉन देखो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर हमें इसकी जगह C डबल बॉन्ड CH प्राप्त होगा। इसी तरह से जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एसिड्स, यानी कि अल्फा हेलो एसिड, ये तो बीटा हेलो एसिड था, यदि हम अल्फा हेलो एसिड्स भी लेंगे तो उससे भी हमें HBr के निकल जाएगा यहाँ पर हमें, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से अल्फा हेलो की अगली रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पर रिएक्शन कराते बेरियम फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर पहले ब्रोमिनेशन होगा, उसके बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं, इसका यदि हम विहाइड्रोजनीकरण कराएं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कराएं, तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलता है। अगली रिएक्शन है हमारी पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग अभिक्रिया द्वारा अल्फा बीटा अनसंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड को अम्ल एनहाइड्राइड तथा संगत कार्बोक्सिलेट लवण के साथ गर्म किया जाता है। तो आप ये देखिए, एल्डिहाइड या एनहाइड्राइड लिया, अब और हमने इसका एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है, और इसके द्वारा हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिला है। अगली रिएक्शन है हमारी फ्रॉम अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स, यानी कि अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स हैं उनसे भी हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स को बना सकते हैं। तो क्या होगा इसमें कि जो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनको अल्फा बीटा असंतृप्त प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या होगा, एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जुड़ गया, हम यहाँ पे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जुड़ गया, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन कराने पर जो OH था एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर जिंक और C2H5 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पर अनसेचुरेशन मिल जाता है। हमारी अगली रिएक्शन है फ्रॉम अनसेचुरेटेड मिथाइल कीटोन, यानी कि जब असंतृप्त मेथिल कीटोन को हम सोडियम क्लोराइड से विकृत करते हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अम्ल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने अनसेचुरेटेड कीटोन लिया जिसकी NaOCl, ये कहाँ से मिलेगा, हमें NaOH प्लस Cl2 की रिएक्शन से हमें NaOCl प्राप्त होता है, जो कि हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनाता है। इसी तरह से Cl2 NaOH से रिएक्शन कराएंगे और उससे भी हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है, उसके बाद जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलता है। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। यदि हम इसका एसिडिक नेचर देखें
तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध जो होता है कार्बोक्सिल समूह के साथ संयुग्मित नहीं है, वो उनकी जो अम्ल सामर्थ्य होती है वो संगत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के समान होती है। परंतु असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कि कार्बन कार्बन द्विबंध COH समूह के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, उनके क्या होगा कि वो अधिक एसिडिक नेचर को शो करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? उसकी दो वजह है। पहली तो ये है कि जो COH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह sp2 हाइब्रिडाइज उस पर जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये जो एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो संयुग्मित असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें sp2 संकरित कार्बन जो कि COH समूह के निकटवर्ती है, तो और COH3 में क्या हो गया इस अगले में कि जो संकरित कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति के कारण समूह से प्रोटॉन आसानी से मुक्त कर देता है, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो रेजोनेंस द्वारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से जो ये अधिक अम्लीय नेचर शो करते हैं। अब अगली रिएक्शन आती है रासायनिक अभिक्रिया। तो जो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। एक क्रियात्मक समूह होता है आपका डबल बॉन्ड C, और अगला आपका जो होता है वो COH समूह होता है। तो जो असंयुग्मित संतृप्त एल्कोहलों में जो आपका C और COH समूह की दोनों की अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती, मतलब यदि हम जिनमें डबल बॉन्ड और इनके बीच में डिफरेंस होगा। अब बच्चों ये होता है कि जो एल्कीन है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो संयुग्मित कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें C द्विबंध और C OH समूह संयुग्मन में होने के कारण परस्पर अंतःक्रिया द्वारा उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब रिएक्शन ड्यू टू C बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध के कारण जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, परंतु निकटवर्ती COH समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी और प्रेरणी प्रभाव के कारण जो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता जो होती है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह से आप रिएक्शन देखिए, यहाँ पर CH2Br यहाँ रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई तो सिंपल एडिशन रिएक्शन हो गई। अब अगली रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का अभिविन्यास कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा नियंत्रित होता है। असम्मित अभिकर्मक का अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों पर योग इस प्रकार से होता है कि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर जुड़ता है, जबकि ऋणात्मक भाग जो होता है वो बीटा कार्बन पर जुड़ता है। अतः अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप जोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा और यहाँ पर नेगेटिव जुड़ेगा। अब यहाँ पर HBr का देखिए, यहाँ पर आपका प्रोटॉन जुड़ा और यहाँ पर आपका Br जुड़ा। इसी तरह से HCl के साथ रिएक्शन होगी, इसी तरह से OH के साथ रिएक्शन होगी। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप इसकी मैकेनिज्म देखिए कि जो अल्फा बीटा असंतृप्त जो अम्ल है वह असम्मित अभिकर्मक जैसे HBr का योग निम्न तरह से होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके विपरीत होता है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे HBr है, Br पे नेगेटिव चार्ज आ गया और आपका H पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पर आप ये देखिए जो आपका एसिड है इसको प्रोटोनेट करा इसने, प्रोटोनेट होने के बाद में ऑक्सीजन के पास यहाँ चला गया और यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई और ये देखिए इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता है। अब जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना है ये क्या करेगा? अब ब्रोमाइड आयन का धनावेश कार्बन पर आक्रमण इनोल रूप का कीटो रूप में समावीकरण होगा, यानी कि ये पूरा जो रेजोनेंस हुआ Br जुड़ा 1,4 एडिशन हुआ, 1,4 एडिशन देखिए, उसके बाद में ये 1,2 एडिशन यानी इनोल फॉर्म थी 1,4 एडिशन और 1,2 पोजीशन पे कीटो फॉर्म में आ गया, यानी कि C जो जिसके रेजोनेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे ये किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित हुई इसे हमने अभी पढ़ा। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप। फर्स्ट रिएक्शन है सॉल्ट
फॉर्मेशन यानी लवण बनना। क्षार तथा धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यानी कि यदि हम NaOH के साथ या Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड के सोडियम सॉल्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। अगली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन यानी एस्टर फॉर्मेशन। अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यानी कि सिंपल रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन है, हमने पीछे भी पढ़ी थी। इसी के साथ अगली रिएक्शन है PCl5 के साथ रिएक्शन करके ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड डेरिवेटिव बनाते हैं। इसी तरह से यदि हम आइसोमेराइजेशन की बात करें तो जब अल्फा बीटा गामा असंतर कार्बोक्सिल अम्ल क्षार के साथ गर्म किए जाते हैं, समावेशीकरण के फलस्वरूप जीवन बीटा गामा स्थिति से अल्फा बीटा स्थिति पर स्थानांतरित होता है। यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन को बदल लेता है तथा अल्फा बीटा असंतर कार्बोक्सिल अम्ल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप मैकेनिज्म में देखिए कि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है और ये गामा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हमने बेस लिया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल गया। यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद में क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया जो इस तरह से रेजोनेट करता है और डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब क्या हो गया, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्टेबल होगा और जैसे ही प्रोटॉन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आती है अगली, लेकिन जब अल्फा बीटा गामा असंतर कार्बोक्सिल अम्लों को हम KOH के साथ इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो जो कार्बन कार्बन द्विबंध की अल्फा बीटा स्थिति पर स्थानांतरण के तुरंत बाद कार्बन श्रृंखला टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप 2 अम्ल प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है और दूसरा प्रारंभिक अम्ल के 2 कार्बन परमाणु कम वाला अम्ल हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देखिए बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड है, KOH के साथ हमने फ्यूज़ किया तो मैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड हुआ। चूँकि KOH के साथ रिएक्शन हुई और यहाँ से क्लीवेज हो जाता है और हमें 2 कम कार्बन यानी एक एसिड आपका एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल निकलने के बाद में जो बचा हुआ एसिड होता है उससे 2 कम कार्बन परमाणु वाला हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अगली रिएक्शन आती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अल्फा बीटा असंतर कार्बोक्सिल अम्लों में कार्बोक्सिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणिक प्रभाव कार्बन कार्बन द्विबंध की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अतः अल्फा बीटा असंतर कार्बोक्सिल अम्ल नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया अधिक आसानी से देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो आप यहाँ पर देखिए NH2 जुड़ गया। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो हमें किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ और सेकंड स्टेप के अंदर हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। अब अगली रिएक्शन है लैक्टोनीकरण। असंतृप्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्फा बीटा जो एसिड्स हैं, वो जब खनिज अम्ल के साथ यदि हम उनकी रिएक्शन कराते हैं तो अम्ल का लैक्टोनीकरण हो जाता है तथा लैक्टोन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और आप यहाँ पे रिएक्शन देखिए, यदि हम लॉन्ग चेन लें यानी कि हम उनकी बात नहीं करेंगे जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन एसिड्स की बात कर रहे हैं जिनमें कि अल्फा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जाते, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव कार्ब कैटायन बना और यहाँ से आप ये देखिए कि कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के, उन्होंने कार्ब कैटायन पर अटैक किया और किस तरह से यह 5 मेंबर रिंग बनी और ये हमारा फाइनली इलेक्ट्रॉन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों आज हमने बात करी है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनके बनाने की विधि तथा उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।